यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। %50 की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। विपक्ष ने सवाल किया कि इस डील में जो कि यूएस से हुई है उसमें 18% टैरिफ के अलावा और किसी बात को स्पष्ट नहीं किया गया। तो अब जब फ्रेमवर्क हुआ तब सारी चीजें स्पष्ट हुई। तो पहले से ही पानी पे लठ मारने से थोड़ी ना अलग हो जाएगा। उसके लिए तो सारी चीज क्लियर होने के बाद, यदि बिना फ्रेमवर्क के हो जाता तो ये कहा जाता कि 4 महीने पहले जिस पर भारत की आपत्ति थी, वो आपत्ति भारत ने वापस ले ली। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। आप देखिए 10 साल के बाद हम ईयू से डील कर सके हैं। एक प्रोसेस होता है, जब तक दोनों देश के दस्तखत होकर के सारे माइन्यूट डिटेल नहीं आ जाएं, तब तक हमें अपने ही देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के मुखिया के बातों पर आप ज़्यादा भरोसा रखें, बनस्पत इसके कि जिसको कल तक आप गाली दे रहे थे वो कहते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन जब वो कह देता है तो आप तुरंत सच मान लेते हैं। देखिए, इसमें लगातार अमेरिकन दबाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत सी बुरे हालात में, इसीलिए ट्रंप को जो है लग रहा है कि वो हाथ उमेट के जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे जो है उगाही कर लें। वो इस तरह का उनका अप्रोच है। भारत पे जिस तरह से दबाव बनाया, जिस तरह से हमारे देश पर एक धमकाने की कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर को अपमानित करने की कोशिश की, जो बयान आए हैं वो उनको दरकिनार करते हुए अगर इस डील को हम देखें तो हमारे पास जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने विकल्प नहीं थे कि हम अमेरिका को छोड़ देते, क्योंकि जियोपॉलिटिकल की कंपल्शन थी। तो एक तरह से हम इसे डिफेंसिव विक्ट्री के रूप में देख सकते हैं, भले हम इसे विक्ट्री ना कहें। ना भारत देश कभी इतना कमजोर था, ना है, ना रहेगा कि वो किसी दूसरे देश के दबाव में आके कोई समझौता करेगा। मतलब ये दुनिया के बड़े चौधरी हम लोगों के लिए नियम बनाते हैं और खेल वैसा ही खेलते हैं जैसा ये खेलना चाहते हैं। और इस सहमति की आड़ में अगर हम उस पूरे परिदृश्य को अगर भूल जाएंगे या इस तरह की चर्चाओं में नहीं लाएंगे, तो हम या तो विपक्ष में बैठे हैं या सत्ता पक्ष में बैठे हैं, पर हमारी नजरों पे पर्दा तो पड़ा ही हुआ है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर विषय का रुख करते हैं। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, बिलाल सब्जवारी जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। एक शानदार पैनल आज हमारे साथ इसलिए मौजूद है क्योंकि इस हफ्ते एक बड़ी खबर ट्रंप और अमेरिका की तरफ से आई। अब उसके फायदे नुकसान की चर्चा लगातार पिछले दिनों होती हुई दिखाई पड़ी। विपक्ष ने सवाल किया कि इस डील में जो कि यूएस से हुई है उसमें 18% टैरिफ के अलावा और किसी बात को स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि पिछले दिनों अगर आप देखिए तो इस पर सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें रखी गई। कृषि सेक्टर, डेयरी सेक्टर, तेल के लिए बहुत सारी इस तरीके की बातें हो रही हैं। फिर भी अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है। भारत और यूएस डील के मायने, मतलब भारत पर असर, किसानों पर असर, ये सब कुछ विस्तार से आपको पहुंचाएंगे। राकेश शुक्ल जी से शुरुआत करेंगे। राकेश सर, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि 18% हुआ है, एशिया में सबसे कम टैरिफ हमारे ऊपर अमेरिका ने लगाया है, इसके अलावा सरकार और कुछ नहीं बता रही है। जब सहमति बनी अमेरिका और भारत के बीच में, उसके पहले 4 महीने पहले जो सहमति बनी थी और जो चीज़ें शामिल की गई थी अमेरिका की तरफ से, भारत सरकार उसके लिए सहमत नहीं थी। तो उसके बाद नए सिरे से डील तैयार हुई। नए सिरे से जब डील तैयार होती है तो उसका फ्रेमवर्क भी नए सिरे से होता है। तो भारत सरकार की उन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सारा एक फॉर्मेट तैयार किया गया कि अब हमें भारत के साथ, भारत अमेरिका के बीच में जो डील होगी उसमें हमें किन किन बिंदुओं को रखना है जिससे कि डील तय हो जाए। वो सारी बिंदु तैयार करने में समय लगता है।
इसीलिए हमारे पीयूष गोयल जी हो गए, जयशंकर जी हो गए, वो अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में थे और अब वो फाइनल फ्रेमवर्क तैयार हुआ। फाइनल फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से स्टेटमेंट आया और जो चीज़ें सामने की गई, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि भारत के किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी आपत्ति थी कि भारत के किसानों के हित के साथ समझौता होगा। दूसरा, जो एक बड़ी आपत्ति थी भारत सरकार की कि हम आपके डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट पे एक धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। उस पर भी स्पष्टता आ गई कि भारत और अमेरिका के बीच में जो नया समझौता हुआ है उसमें इन दोनों चीज़ों को स्पष्टता के साथ अलग रखा गया है, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो अब जब फ्रेमवर्क हुआ तब सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। तो पहले से ही पानी पे लठ मारने से थोड़ी ना अलग हो जाएगा, उसके लिए तो सारी चीज़ क्लियर होने के बाद, यदि बिना फ्रेमवर्क के हो जाता तो ये कहा जाता कि 4 महीने पहले जिस पर भारत की आपत्ति थी वो आपत्ति भारत ने वापस ले ली। तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। भारत सरकार की तरफ से जो मंत्रियों की तरफ से कहा गया है, मुझे लगता है और मेरे जैसा व्यक्ति तो भारत सरकार के पक्ष को ही मानेगा, ना कि अमेरिका की। और उसका कारण है, अमेरिका की तरफ से जो बातें की जा रही मैं इसलिए भी मान्य नहीं करता क्योंकि अमेरिका ने कहा कि सिंगूर हमने रुकवा दिया, अमेरिका ने कहा कि ईरान को हम कल ही नेस्तनाबूद कर देंगे, अमेरिका ने कहा ग्रीनलैंड तो हम कल ही ले लेंगे। तमाम ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई जिन पे रत्ती भर भी अमेरिका खरा नहीं उतरा है। ऐसे में यदि भारत अमेरिका ट्रेड डील पे अमेरिका की तरफ से यदि कोई स्टेटमेंट आता है, मुझे लगता है मैं भारत की तरफ से आए हुए स्टेटमेंट पे विश्वास करूंगा, ना कि अमेरिका की स्टेटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जैसा कि राकेश सर कह रहे हैं। रामकृपाल सर, किसान, डेयरी, बहुत सारी बातें पिछले कई समय से आ रही थी। इसके पहले जब डील कैंसिल हुई थी या डील पर बात नहीं बन पाई थी, कैंसिल ना कहें तो उस वक्त ये कहा गया कि भारत सरकार की तरफ से अपने डेयरी और किसानों का वो पूरा सेक्टर खोलना शायद थोड़ा सा खतरनाक होगा। लेकिन इस वक्त जो डील अभी फाइनल होकर आई है, बहुत सारी चीज़ें अभी उसके आना बाकी है। आप किसान और डेयरी सेक्टर इसको कैसे देख रहे हैं? राकेश जी ने एक बात ज़रूर कही कि भाई हमने डेयरी पर कोई बात नहीं मानी क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें हम धार्मिक रूप से जुड़े होते हैं, गाय की बात है इसलिए। लेकिन किसानों की अगर बात करें तो ये डील कैसे भारतीय किसानों को प्रभावित करेगी? बीती रात को, आधी रात के, यानी अमेरिका में जब दिन था उस समय कुछ उसकी डील के कुछ बेसिक पॉइंट्स उजागर किए गए हैं। जो अभी तक जो जानकारी मिली हुई है उसके हिसाब से जो मोदी जी ने कहा था, देश से वादा किया था कि हमारे कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि किसान यहाँ पैदा करते हैं, उपजाऊ करते हैं, उन पर हम उनके हितों पर आंच नहीं आने देंगे। अभी तक जो मैंने रात से देखा है, सुना है, करीब करीब वही है जो प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया था। कहीं ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरा पॉइंट पहले बता दूं कि ये जो 500 बिलियन की बात थी जिसको लेकर के अपोजिशन बहुत ज़्यादा था कि किसानों का बेच दिया है फलाना, वो 500 बिलियन भी जो है वो आने वाले 5 सालों में है। और उसमें भी एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि हम ऐसा करेंगे ही, ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो दो बातें। अब देखिए, जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, जो चीज़ें हम पैदा करते हैं वो जो किसान पैदा करके मंडी में ले जाता है, ऐसी कोई चीज़ हम वहाँ से नहीं लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पैदा ही नहीं करते, लेकिन अगर हमें ज़रूरत है उस चीज़ की तो हम उनसे ले सकते हैं। ये तो हम पहले भी तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऑलरेडी। देखिए, जहाँ तक फलों का सवाल है, आप देखती होंगी अखबारों में रोज छपता है ये पिस्ते के बारे में, अमेरिकन पिस्ता, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये हमेशा बाइलेटरल ट्रेड में रहा है, ये अब भी आएगा। जो हमारी ज़रूरत होती है हमको वैसे भी बाहर से आता है, लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत का किसान मूल रूप से पैदा करता है और वो चीज़ हम अमेरिका से मंगाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। अभी तक जो आया है जिसको लेकर बड़ा लोग हल्ला करते थे, शायद मक्के का भी जिक्र नहीं है उसमें, सोयाबीन का है, लेकिन सोयाबीन को भी जिस तरह से वहाँ लिया जा रहा है
वो हमारे एथेनॉल बनाने के लिए है। और जानवरों के लिए जो इसको कहते हैं जानवरों के चारा, तो वो उस तरह की चीज़ें जो हम ऑलरेडी आयात करते रहे हैं उन चीज़ों पर है। लेकिन बेसिक चीज़ जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, जो फसलें हमारे यहाँ हैं, जो हम भारत में आत्मनिर्भर हैं और बाहर भी हम भेज सकते हैं, ऐसी किसी चीज़ पर भारत सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है अभी तक। जो कल तक विपक्ष इसके बारे में, मैं हमेशा कहता हूं कि अवधारणा के आधार पर आप हमलावर नहीं हुई है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। आज जरा इतना इंतजार कर लेना चाहिए था। और जब भी दो राष्ट्रों के बीच व्यापार का समझौता होता है, आप देखिए 10 साल के बाद हम ईयू से डील कर सके हैं। एक प्रोसेस होता है, जब तक दोनों देश के दस्तखत होकर के सारे माइन्यूट डिटेल नहीं आ जाएं, तब तक हमें अपने ही देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के मुखिया के बातों पर आप ज़्यादा भरोसा रखें बनस्पत इसके कि जिसको कल तक आप गाली दे रहे थे, वो कहते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन जब वो कह देता है तो आप तुरंत सच मान लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी तक जो भी, बहुत डिटेल मैं नहीं देख पाया हूँ रात को, लेकिन जिन जिन चैनल्स पर मैंने जितना भी डिटेल देखा है, उसके हिसाब से जो मोदी जी ने वादा किया था इस देश से, वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। और ये जैसा मैंने कहा, फिर जब फाइनल डील मार्च में जब दस्तखत होंगे दोनों देशों के, जब फाइनल आ जाएगी, उस समय हम देखेंगे, उस समय टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय स्थिति और स्पष्ट होगी। पीयूष सर, अमेरिका के कृषि मंत्री कुछ और बात कह रहे हैं, भारत के कृषि मंत्री कुछ और बात कह रहे हैं, शायद इसीलिए विपक्ष ने सवाल भी उठाया। लेकिन क्या विपक्ष को इंतजार नहीं करना चाहिए था? इतनी स्ट्रांग डील है अमेरिका जैसे देश से हो रही है, और उस ट्रंप से हो रही है जो हर दिन सुबह उठते हैं और कुछ बदल जाता है उनके जीवन में। वो ये कहते हैं, फिर वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं। तो क्या इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी? थोड़ा ही रुक जाते, कम से कम देश के हित की बात थी। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन दरअसल मुझे लगता है कि जिस तरह से आजकल की जो है न्यूज़ में बाइट्स का ज़माना है, और हम मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं, विपक्ष आपको क्या बोलना है तो इस पे वो विपक्ष जो है जल्दबाजी में भी, उसको भी एक भूमिका अपनी प्रूव करने के लिए वो रिएक्ट करता है वो। लेकिन इसमें एक पहलू और भी है कि देखिए, इसमें लगातार अमेरिकन दबाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे हालात में, इसीलिए ट्रंप को जो है लग रहा है कि वो जो है कि वो हाथ उमेट के जो है, जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे जो है उगाही कर लें, वो इस तरह का उनका अप्रोच है। और लगातार इसीलिए उन्होंने टैरिफ, इतने हाई टैरिफ लगा के डराया धमकाया, इसीलिए भारत को फिर चाइना के पास जाना पड़ा, जिस चाइना को आप किन्हीं कारणों से, चाहे पॉलिटिकल ले लीजिए या और कारणों से जो है, खासकर पॉलिटिकल कारणों से आप जो है चाइना को अपना दुश्मन मानने लगे थे। लेकिन ट्रेड आपका सबसे ज्यादा चाइना के साथ होता था, व्यापार पर ही आजकल व्यापार पे ही सबसे ज्यादा व्यापार होता रहा है, लेकिन वो था, लेकिन अब आपको जाना पड़ा उनके पास। तो मुझे लगता है कि ये कॉर्नर जब किया, इसीलिए इसकी वजह से जो है ये दिक्कतें पैदा हो रही थी, और एक ऐसा माहौल बना कि साहब अमेरिका जो है वो ज्यादती कर रहा है हमारे साथ, और भारत सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण उस तरह का जो है सामने नहीं आ रहा था कि क्या डील हो रही है। जैसे कि अब डील की बात हुई, लेकिन उसके जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, उसका जो व्यापकता है, क्योंकि वो एकदम से क्या उसके विभिन्न क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो इतनी जल्दी आप नहीं आ सकते, वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने एकदम से कह दिया कि हाँ डील हो गई, हम जीत गए साहब, देखिए अमेरिका, तो उसका एक पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश की। तो उसी में विपक्ष भी एक काउंटर उसने किया कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सरकार अमेरिका तो ये कह रहा है कि साहब हमको 0% टैरिफ है, उसके मार्केट में हमारी घुस जाएगा वो, और हमें 18% है तो 4% था, अब 18% हो गया, उसके लिए 0 हमने कर दिया है। 0 क्यों कर दिया हमने? और तो ये तमाम, देखिए ये बात भी सही है कि जब हो जाएगा तब हम कहेंगे, लेकिन जब हो जाएगा तब फिर आप क्या कर लेंगे? हाथ मलते रह जाएंगे। इससे ज़रूरी है कि अगर आपको भी आशंकाएं दिख रही हैं, और जो अमेरिका है जिस तरह का उस एटीट्यूड रहता है, एक जो है कि वो दादा टाइप का एटीट्यूड है उसका, पर्टिकुलरली अभी जो वहाँ पे ट्रंप की सरकार है उसका, तो आपको थोड़ा अपने हितों को पहले से देखना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा, और अगर उसकी कोई संभावना बनती है तो उसकी तरफ इशारा करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष भी लगातार सरकार से कह रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार भी थोड़ा कॉशियस हुई है कि जो किसानों से रिलेटेड जितनी भी, चाहे वो आपका मक्का हो, आपका चाहे सोयाबीन हो, ये सब पे जो है कि आप न, हाँ सोयाबीन पे
एक सहमति शायद बन रही है, लेकिन वो भी नुकसान करेगा। क्योंकि देखिए इथेनॉल जो है वो हम बहुत थोड़े समय से, खासकर मोदी सरकार इथेनॉल को बढ़ाने के लिए, गडकरी साहब तो पूरे चैंपियन हैं उसके, और उनके बेटे भी उस धंधे में लगे हुए हैं। तो इथेनॉल का बहुत प्रोडक्शन हो रहा है हमारे, तो वो अफेक्टेड होगा, निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो ये फाइन लाइंस क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हमें अपना निश्चित रूप से किसानों को का इंटरेस्ट गार्ड करना पड़ेगा। ईयू से इसलिए आसान से होगा कि ईयू से जो हमारा वहाँ से इंपोर्ट जो ये होगा वो इतना अफेक्टेड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वाइन है, उसमें दूसरी और चीज़ें हैं, डेयरी गाड़ियाँ हैं, जो है पनीर है, गाड़ियाँ हैं, ये सब कॉमन आदमी से कम जुड़ी चीज़ें। किसान से जो अनाज है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत बड़ा उसका प्रोड्यूसर है वहाँ पे, और हाई सब्सिडी वहाँ किसानों को दी जाती है। तो मुझे लगता है उसको गार्ड करना ज़रूरी है, इसीलिए अभी 2-4 दिन और लगे। बाद में पीयूष गोयल उन्होंने भी कहा कि साहब अभी बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है जल्दबाजी दोनों तरफ से हुई है, सरकार की तरफ से भी कि ये प्रस्तावित करना कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया और सरकार की जीत हो गई, मोदी जी की जीत हो गई। जब ये हुआ तो फिर ऑपोजिशन ने इस तरह से कहना, पहले ही ये कहने लगे साहब इसमें तो हमारे किसान को नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कॉशियस दोनों तरफ से होना चाहिए था जी। ठीक है बिलाल सर, किसान, डेयरी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी उस बात पर अड़े हैं कि रशिया से तेल नहीं खरीदना है। क्या हम जब रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला की बात आ गई, तो हमारे लिए चल जाएगा? भारत के लिए कोई ऐसी बहुत चुनौती तो नहीं इस डील के बाद? देखिए प्रतीक्षा, जो एक भ्रम पैदा हुआ वो व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता थी कैरोलिना लेविट, उनके बयान से पैदा हुआ। फिर उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से रॉलिंग्स बुक्स एल, उन्होंने जो ट्वीट किया, और इस डील के बारे में जो ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका ने ट्वीट करके बताया, यहाँ से भारत की राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल शुरू हुई। दरअसल जो बिंदु हमें सामने आए हैं, डिटेल्स तो नहीं आई हैं, उन बिंदुओं के आधार पर इसका एक क्रिटिकल रिव्यू तो बनता ही है। ये बात बनता है, क्रिटिकल रिव्यू बनता है। रहा सवाल रशिया से तेल का, तो जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत उसके लिए एग्री हो गया, क्रेमलिन से बयान आया कि अभी हमें आधिकारिक रूप से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप की ये कंपल्शन है, वो रेगुलर इस बयान को बोल रहे हैं। उन्होंने जो अपनी बाइंग कैपेसिटी है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा परचेजर है, यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा परचेजर है, उसने अपनी बाइंग कैपेसिटी को टैरिफ के रूप में एक वेपनाइज किया है और पूरे दुनिया पे दबाव बनाया। हालांकि उसके राजनीतिक नुकसान अमेरिका को भी आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। भारत पे जिस तरह से दबाव बनाया, जिस तरह से हमारे देश पर एक धमकाने की कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर को अपमानित करने की कोशिश की, जो बयान आए हैं वो उनको दरकिनार करते हुए अगर इस डील को हम देखें तो हमारे पास जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने विकल्प नहीं थे कि हम अमेरिका को छोड़ देते, क्योंकि जियोपॉलिटिकल की कंपल्शन थी। तो एक तरह से हम इसे डिफेंसिव विक्ट्री के रूप में देख सकते हैं, भले हम इसे विक्ट्री ना कहें, कि हम एक रक्षात्मक दृष्टिकोण से हमने इस डील को किया है। जो जो बातें सामने आई हैं, रशिया से तेल नहीं खरीदना है, 18% टैरिफ हमें देना है वहाँ, लेकिन उनका 0% टैरिफ है, 5,500 बिलियन डॉलर की हमें परचेज करनी है, उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है, और इसके साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने आपको शुरू में कहा, इसका क्रिटिकल रिव्यू बनता है, होना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से भारत अपनी कूटनीति में पड़ोसी राजनीतिक दुश्मन पाकिस्तान के मुकाबले अपना टैरिफ कम कराने में कामयाब रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है पूरे एशिया में सर, सबसे पूरे एशिया में। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हमें चढ़ाया करता था और चाइना एक इनडायरेक्ट गोल मारने की कोशिश कर रहा था, हमसे भी मिला हुआ था, लेकिन अमेरिका से डील करने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले हमने एक डील करने की कोशिश की। हालांकि अभी ये मैच्योर्ड लेवल पर नहीं हुई है, कब मैच्योर्ड होगी कहने की बात है, लेकिन जो बयानात बता रहे हैं उसमें हम इसे डिफेंसिव विक्ट्री जरूर मान सकते हैं। अनुराग सर, डील हो गई, विपक्ष बहुत सारे सवाल उठाता रहा, बहुत सारी बातें आ गई, मार्च में तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, लेकिन सरकार ने अगर ये कहा कि हमने यूएस से डील की और वो जो 55-60% का टैरिफ था हमने उसको 18% तक ले आए, तो अगर ये सरकार ने बात बताई तो ये कैसे कि ये कहना हुआ कि ये छोटा मुंह बड़ी बात जैसी बात थी, इसलिए विपक्ष ने सवाल उठाया। थोड़ा सा यूएस डील पर भी बताइए। और विपक्ष डील के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही थी, पार्लियामेंट में भी तरह तरह की वो नारे ले आए थे, सरेंडर नरेंद्र कुछ करके, इस टाइप की भी बातें चल रही थी। देखिए एक चीज़, मैं चाहे ये सरकार हो चाहे इसके पहले की सरकारें हों, ना भारत देश कभी किसी के सामने कमज़ोर था, ना है, ना रहेगा। ये बात बहुत
अच्छे से प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक इस देश के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को समझने वाली बात है कि ट्रेड डील में भी कोई ऐसी चीज हमें सपने में भी आज भी सोचने की जरूरत नहीं है कि जो देश के हित में नहीं होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। जिस समय मतलब ये एक जनरल परसेप्शन है कि मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री माना जाता था, माना जाता है, उस पर यहां तक कि फिल्में भी बनी हुई हैं। उन्होंने भी न्यूक्लियर डील पे अपने देश के साथ कोई समझौता नहीं किया था। तो मैंने इसीलिए वो लाइन कही, ना भारत देश कभी इतना कमजोर था, ना है, ना रहेगा कि वो किसी दूसरे देश के दबाव में आके कोई समझौता करेगा। उसके आगे की अगर हम बात करें तो जो इस पूरे एपिसोड में जो विपक्ष का रोल रहा है वो ज्यादा निंदनीय रहा है। उन्होंने, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं कि जो वो उनका हर घंटे पे उनका स्टेटमेंट और मूड बदलता रहता है। आप क्या कर रहे थे यहां से बैठ के? पूरा का पूरा विपक्ष, मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यहां नहीं बोलूंगा, पूरा के पूरे विपक्ष की यह हालत थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे वो ट्रेड डील की बात हो, हर चीज पे उनको आप मजबूती दे रहे हैं। आप मतलब अगर बिट्टू ने यह कहा मैं देश के विरोधियों के साथ मैं नहीं बैठूंगा, नहीं रहूंगा, तो वो कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति उन्होंने नहीं बोली है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप व्यक्तित्व समझेंगे तो वो है व्यापारी, वो राजनेता नहीं है। राजनेता वो एक तरह से अगर पार्ट टाइम जॉब है उनकी, मेन उनका बिजनेस, वो एक व्यापारी हैं। तो उनका जो व्यापार करने की शैली होती है, आप कभी भी बाजार में जाते हैं कि हम नहीं करो, चलो भाई अगली दुकान देख लो, हम तो इतने में बेचेंगे। जब आप अगली दुकान में बढ़े, अच्छा आज वापस बात करते हैं। तो वो उनका जो व्यवहार रहा है वो इसमें साफ साफ दिख गया है, और ये पूरे इस दुनिया को संदेश गया है कि भाई अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की आर्म ट्विस्टिंग में आओगे तो मारे जाओगे, अगर भारत की तरह खड़े होगे तो आप अपनी बात रख जीतोगे। और एक चीज अगर हम ये मान के, बहुत पिछले दिनों चला कि वो पाकिस्तान का बड़ा सहयोग कर रहे हैं अमेरिका वाले, भाई उस समय इनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में उनके बेटे ने क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस शुरू किया है, तो पाकिस्तान को किसी दूसरी तरह से सपोर्ट किया। तो मेरा जो यहां पे कहने का तात्पर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप एक शुद्ध व्यापारी हैं, और शुद्ध व्यापारी जिस तरह से चीजों को देखता है वैसे ही वो देखते हैं, और हमें उनकी उस तरह की चीजों को समझने की जरूरत है। ये जो आया है, कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए। व्यापार समझौता जो होता है कोई भी आर्थिक, उसमें क्या होता है कि कुछ हम देते हैं, कुछ लेते हैं। ये कहीं भी नहीं होता है कि यूनिलैटरल एक कोई कहे और समझौता हो जाए। एक बात देखिए, प्रैक्टिकल जो भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, हम अमेरिका में भेजते क्या थे? टेक्सटाइल, कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स, यही सब है। अब आप देखिए हमारा कंपटीटर कौन था? बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान, चाइना। ये चारों का जो इन पर है, चाइना पे 34% है, बांग्लादेश पे 19 या 20 है, पाकिस्तान पर भी है। तो अब आप यूँ समझिए कि जब हमारे टेक्सटाइल और लेदर गुड्स अमेरिकी मार्केट में जाएंगे तो ये बाकी जितने हमारे कंपटीटर हैं इनसे सस्ते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये भी देखना चाहिए कि केवल ये देखना कि हमारा ये नुकसान हो जाएगा, एग्रीकल्चर अगर आ जाएगा, सोयाबीन आ गई या मक्का आ गया तो हो जाएगा। आप ये देखिए कि जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, जो हमारा निजी है, उसके लिए अमेरिका कितना बड़ा मार्केट हमारे कंपटीशन की तुलना में हो रहा है। तो ये फायदे का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो प्रोडक्ट जो बांग्लादेश बना रहा है या वियतनाम बना रहा है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बहुत कम है, उसमें टैरिफ लग भी जाएगा तो वो हमसे ज़्यादा सस्ते में बेच पाएंगे। ये एक फैक्टर है। तो हम कैसे अपने इनपुट्स को कम करें, ये भी देखना पड़ेगा। सर, बहुत सारी सियासत पिछले कई दिनों से चली रही थी। ट्रंप झुके तो हैं, ये तो तय सी बात है, और जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि भारत कभी किसी के सामने नहीं झुकता, इसलिए इस डील को भी एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। बहुत सारी तस्वीर अभी इस डील को लेकर साफ नहीं हुई है, लेकिन किसान, डेयरी और तेल, इन तीनों की चर्चा हो रही है। इस डील की थोड़ी बातें मैं चाहूंगी आप भी रखें। देखिए, अमेरिका को लेकर जब भी बात होती है, मैंने पहले भी कहा था, वो अमेरिका ऐसा दिलचस्प मुल्क है ना कि किसी को ये मिसाइल देता है और किसी को रडार देता है। और उस अमेरिका के अब राष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले कार्यकाल में केवल अमेरिका के भीतर ही उस शक्ति का एहसास किया था।
और वो तब एक ऐसे उद्योगपति थे जो राष्ट्रपति बन गए थे। अब वो ऐसे उद्योगपति जिसको ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या है अमेरिका के, और अभी जिस नाजुक दौर से दुनिया गुजर रही है उसमें भारत के लिए अपने हितों का संरक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो कुछ भी सहमति हुई है, और ये अंतरिम समझौता है, सबसे पहली बात तो इसमें सब जगह इंटरिम एग्रीमेंट ही लिखा गया है, और इसको लेकर हमें झुकाने के कई प्रयत्न हुए, और उसके बावजूद अगर ये सहमति इस तरह बीच में आई है तो इसमें हमने निश्चित ही अपने हितों को देखते हुए किया है, लेकिन ये मजबूरी का ही समझौता है। इससे आंख फेर लेना मतलब हकीकत से आंख मोड़ लेने जैसा ही होगा। पहले जिन उत्पादों पर 2% या 3% ही हमारा टैक्स लगता था वो तो अब 18 हो गया, नहीं तो जीएसटी जैसा है। पहले आपने पनीर और पनीर से बनने वाली रोटी और उस पर 18% लगा दिया और 24% तक जीएसटी को ले गए, और फिर आपने उसको कम कर दिया और कह रहे हैं जीएसटी का उत्सव मना लो। सुधार तो करना पड़ा ना आपको जीएसटी में भी। ऐसे ही पहले जिन चीज़ों पे 2% लगता था, हाँ ये दूसरों से कम है, और इस वक्त जो दुनिया की परिस्थिति है और जिस तरह टैरिफ का चाबुक लेकर ट्रंप खड़े हुए हैं उसके बीच में हमारे लिए राहत की बात है कि एशिया में सबसे कम हमारे ऊपर है। लेकिन अब सोचना यह है कि हम 2% से 18% हो जाने का दुख मनाएं या 50% से 18% पे आ जाने का सुख मनाएं। 25%, टोटल 50 था, टोटल 50 रेसिप्रोकेटरी। और ऑयल, तो जो ऑयल की बात कह रहे हैं ना पंत साहब, देखिए हमेशा इस तरह के सहमति और समझौतों में कहा जाता है डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो एक तो है जॉइंट एग्रीमेंट, उसकी भाषा तो बड़ी डिप्लोमेटिक वाली है जिसमें प्रेस के थ्रू जनता तक और मीडिया तक पहुंचाई गई है। एक है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो व्हाइट हाउस से जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि रशिया पर नकेल कसने के लिए और रशिया को इस युद्ध में और अधिक घेरने के लिए और उसकी इकोनॉमिक परिस्थिति कमजोर करने के लिए हमने भारत से यह समझौता किया है। और वो एक तरह से आदेश ही होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो आदेश, उसमें आदेशात्मक है कि भारत की मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस तरह वो रूस से तेल नहीं खरीदे, और खरीदेगा तो। और वहीं थिन लाइन उस दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट में भी है कि हालांकि उसमें लिखा है दोनों देश मॉनिटरिंग करेंगे। अमेरिका तो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अपनी बात करेगा, भारत की नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इस वक्त भारत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, मजबूरी है। और जब मजबूरी होती है तो देश के हितों का सर्वश्रेष्ठ रक्षण करते हुए इस वक्त जो उपाय है वो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका जिस तरह तानाशाही की मुद्रा में आ चुका है, एक तरफ इसी अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दुनिया को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से व्यापारिक समझौतों में लगाया, WTO बनाया, और फिर वही लोग कहते हैं कि हम तय करेंगे आप किससे तेल लेंगे, किससे नहीं लेंगे, किसको बेचेंगे, किसको नहीं बेचेंगे, हम आप पे। मतलब इससे ज्यादा बड़ा विरोधाभास क्या है? और खुलेआम वो चुनौती देते हैं कि कनाडा हमारा अगला राज्य होगा और ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, क्यूबा को ले लेंगे, ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, डेनमार्क की कोई हैसियत ही नहीं है। मतलब और इधर चाइना है कि वो कह रहा है कि अब तिब्बत और हांगकांग के बाद ताइवान की बारी, और लोग तो कह ही रहे हैं कि वो 27 के बाद हो ही जाएगा। मतलब ये दुनिया के बड़े चौधरी हम लोगों के लिए नियम बनाते हैं और खेल वैसा ही खेलते हैं जैसा ये खेलना चाहते हैं। और इस सहमति की आड़ में अगर हम उस पूरे परिदृश्य को अगर भूल जाएंगे या इस तरह की चर्चाओं में नहीं लाएंगे तो हम या तो विपक्ष में बैठे हैं या सत्ता पक्ष में बैठे हैं, पर हमारी नजरों पे पर्दा तो पड़ा ही हुआ है। या तो वो सत्ता पक्ष का पर्दा है तो हम कह रहे हैं वाह 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 बहुत बढ़िया हो गया, देखो भारत ने बिना झुके कितना बढ़िया समझौता कर लिया, और यहां हम विपक्ष में बैठे हैं कि बेवकूफी है और झुक गए और ट्रंप के आगे झुक गए। अरे दुनिया की परिस्थिति क्या है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलकर हमको किस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सर ऊंचा रखना की कितनी बड़ी कीमत है। चुनौती इसलिए वो 2 से 18% हुआ है, लेकिन हुआ तो समझौता ही है। और इससे इस वक्त इससे बढ़िया क्या हो सकता है ये मैं यहां बैठकर चर्चा में नहीं बता सकता। जो एस जयशंकर और पीयूष गोयल जैसे लोग इसकी समझौते की बैठकों में रहे होंगे और उन पर किस तरह के दबाव और धमकी भरी भाषाओं का, जो व्लादिमीर जेलेंस्की को खुलेआम व्हाइट हाउस में धमकी दे सकता है व्यक्ति, और किसी को लगता है कि अगर ट्रंप अकेले, ट्रंप की तरीके गलत हैं, ट्रंप ने टैरिफ को एक बड़ा हथियार बना लिया है, लेकिन 1857 में जेफरसन ने प्रस्ताव दिया था कि ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, तो 200 साल से वो तो चाह रहे हैं कि हम इसको खरीद लें। कोई नया तो अमेरिका कैसा विस्तारवादी मुल्क है, कैसे अपने हितों की रक्षा करता, किसी से छुपा नहीं। सामने सोवियत संघ था तो 2 ध्रुवीय मुल्क था, अब चाइना है, लेकिन उसमें भी सब अमेरिका अपने यहाँ भीतर कुछ बना ही नहीं पाता। अब हमारा आज जो 50 बिलियन खरीदते हैं वो कह रहा 500 बिलियन खरीदो, भले 5 साल में खरीदो। 50 से 500 कोई मजाक है क्या? 50 से 500 कोई जादू से जाता है क्या? किन हितों का समझौते होते हुए
चाइना के बल्क प्रोडक्शन की वजह से हमारे लघु और कुटीर उद्योग किस तरह बेतहाशा बर्बाद हुए हैं, छोटे छोटे कारखाने फर्नीचर बनाने के और सामान बनाने के, क्योंकि उनका लागत मूल्य इतना हाई है ना, अभी लागत मूल्य इतना हाई है। फैक्ट्रियों में जाइए तो बोले यार यहाँ 5 साल पहले तो आपकी बढ़िया फैक्ट्री थी, भाई साहब सब चाइना से आ जाता है। चाइना जो चीज़ 50 रुपए में दे रहा है वो अगर मैं बनाने में ही 100 रुपए लगा दे रहा हूँ तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करूँ तो क्या करूँ। ये बहुत तल्ख हकीकतें हैं ज़मीन की, और अब दुनिया व्यापार से चल रही है। बंदूकें केवल उस व्यापार को चलाए रखने या बंद करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। तो बंदूकों के आड़ में होने वाले इस व्यापार के बीच इस समझौते के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये आज यहाँ पर बैठकर इस वीडियो में चर्चा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम संकेत ही कर सकते हैं कि किन खतरनाक परिस्थितियों के बीच ये सहमति, ये समझौता हुआ, और ये अंतरिम समझौता है। और एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को इस तरीके से अपने काबू में लेकर चलाने की कोशिश में लगा हो, वो अपने आईफोन को तो बचा नहीं पाया। दुनिया में आईफोन सबसे बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, लेकिन उसका सारा मास प्रोडक्शन चाइना में होता है 80%। और किस तरह चाइना ने शातिराना तरीके से उनकी पूरी नोहाउ को, टेक्निकल नोहाउ को लेकर मैसिव प्रोडक्शन अपने यहाँ करवाया कि अब आईफोन खुद एप्पल कंपनी पंगु है उसके सामने, कुछ कर नहीं सकती। आप केस स्टडी पढ़िए उसकी। तो किस तरीके से नए तरीके का ये विस्तारवाद और उपनिवेशवाद है दुनिया में, जो उद्योग और व्यापार के जरिए फैल रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नए नए स्वरूप दुनिया में किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इनको समझे बिना हम इस सहमति को नहीं पढ़ सकते, नहीं स्वीकार कर सकते। भारत के श्रेष्ठ हितों की रक्षा करते हुए ही ये किया गया होगा, ऐसा मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से सर भी कह रहे हैं कि अब अर्थ व्यापार से ही सारे संबंध हैं, कूटनीतिक संबंध भी इसी से प्रभावित होते हैं। फिलहाल यूएस के साथ डील क्रैक हो गई है, 18% का टैरिफ भारत पर है, और मार्च में इस पर दोनों ही खेमों से, यानी भारत से भी और अमेरिका से भी इस डील पर साइन होगा। तब थोड़ी तस्वीर और साफ होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।